वेलकम बैक बच्चा पार्टी इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय एनएल सर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 12th फिजिक्स उसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उसको अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में सबसे पहले अपन लोगों ने ये सीखा था कि अपन लोगों को जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं उनको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है, और उसके बाद में अपन लोगों ने 9.1 से स्टार्ट करके 9.6 तक के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको बेहतर तरीके से समझा था। आज अपन लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 9.7 नंबर वाले से, और मानकर चलिए कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो जितने भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे आपके बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग 9.7 नंबर वाला न्यूमेरिकल। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। 9.7 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या दे रखा है अपने को, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें बताया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस जिस ग्लास का बना हुआ है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है n = 1.55, और आपको बोला क्या गया है कि इस कॉन्वेक्स लेंस के जो बोथ फेसेस हैं, जो इसके दोनों फेस हैं, एक ये वाला और एक इस तरफ वाला, इन दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, इक्वल है। यानी इस तरफ वाली अगर मैं R1 कंसीडर करूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस तरफ वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अपन लोग कंसीडर करते हैं R2, तो ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं। R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग R1 को पॉजिटिव लेंगे तो डेफिनेटली R2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक तो नेगेटिव होगा, मान लीजिए इंसिडेंट जो लाइट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप मेजरमेंट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप इस तरफ मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव साइन, और इस तरफ मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव साइन। तो R1 और R2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, और दोनों की वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि इस लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी होगी अगर इसकी जो फोकल लेंथ है वो आप लोगों को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कुल मिलाकर के अपन लोगों को R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन लोग, लेंस मेकर वाला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है अपने पास में, 1/f = n21 - 1, एंड यहाँ आ जाएगा 1/R1 - 1/R2। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज को पुट करें, 1/f की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 20 = n21 का मीनिंग है n2/n1 - 1, 1/R की जगह अपन लिख दिया 1/R1 की जगह अपन लोगों ने क्या पुट किया है, R, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, R के इक्वल है। और यहाँ एक तो माइनस का साइन ये है और R2 के आगे भी क्या है, माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/R + 1/R। अपन लोग एक बार वैल्यूज को कंप्लीटली पुट कर लेते हैं। n2 आपके पास में जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स, और n1 क्या है, जो इसके चारों और अराउंड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 जो है वो अपने पास में एयर है तो इसके लिए 1 हो जाएगी वैल्यू, और n2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1.55 जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। और a आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/R + 1/R = 2/R। अब आप देखेंगे 1.55 में से अगर आप माइनस करेंगे 1 तो उस कंडीशन में आपके पास आएगा 1/20 = 0.55 × 2/R। ओके, 1/20 एज इट इज है, और 0.55 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.10 / R। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में R = आ जाएगा 20 × 1.10, और जब आप लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी 20 इंटू 1 तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी 22 और सेंटीमीटर में अपने पास में अगर f की वैल्यू थी तो ये भी आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो कुल मिलाकर के अपने पास में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, आप जल्दी से इसे एक बार नोट करें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.8 नंबर वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल के अंदर? ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट P। आपके पास एक लाइट का बीम है जो कि किसी पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रहा है या P बिंदु पर आपस में ये सारी रेज जो है वो जाकर के मिल रही है। आगे क्या बोला गया है? नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड in the path of the convergent beam 12 centimeter from point P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 16 centimeter? आपको बोला गया है कि इस पॉइंट P पर कन्वर्ज होने वाली ये जो रेज हैं इसके पाथ में P से 12 सेंटीमीटर इस साइड अगर आप लोग कोई लेंस रख देते हैं, इस साइड ही क्यों रखना है? क्योंकि अगर आप उस साइड रखेंगे तो ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो लेंस तो रह गया आगे की ओर। लेंस डेफिनेटली इस तरफ है और इससे कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर इस तरफ है। तो आप लोगों को बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इससे 12 सेंटीमीटर पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखो। कौन सा लेंस रखो? एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? 20 सेंटीमीटर। अगले केस में आप लोग इस लेंस की जगह इतने ही डिस्टेंस के ऊपर एक कॉनकेव लेंस रखो, ठीक है। और उसके बाद में आपको बताना क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस रखने पर P पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कॉनकेव लेंस रखने पर P पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें दी हुई है वो बता देता हूँ कि देखो अपने पास में सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो पॉइंट P और लेंस है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास में पॉइंट P जो है, जिस पॉइंट P पर सारी रेज मिल रही है, ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगा? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन लोग मैक्सिमम टाइम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करोगे P पॉइंट का इस डायरेक्शन में और रेज भी जा रही हैं इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपके पास में साइन कैसा आएगा? U का यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो जो U की वैल्यू है वो अपन ने कितनी पुट कर दी? प्लस के 12 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के आप लोगों को V की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/12। अगर आप इस 1/12 को आगे की ओर भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/12। आप देखेंगे कि जब आप इसका LCM निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा मे बी 60। ओके, 3 टाइम्स आपने यहाँ लिख दिया 3 प्लस 5 टाइम्स आपने लिख दिया 5। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 60 और v इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 8। आप अगर इसे 4 से कट करेंगे तो आपके पास में ये तो आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कुल मिलाकर के v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 सेंटीमीटर और v की वैल्यू भी कैसी है? पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली जो पॉइंट इस लेंस से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, अब अगर आप इसके पाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे तो ये जो पॉइंट P है वो 7.5 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाएगा। जो P पर था अब वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। किसके कारण होगा? एक कॉन्वेक्स लेंस के कारण। और यहाँ P पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट की नई पोजीशन है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको कितना मिलेगा? 7.5 सेंटीमीटर। और सिंपल सी बात आप सोच भी सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका काम होता है कन्वर्जिंग का। जो किरणें उस पर आपतित होती है उनको संकुचित करने का काम होता है। तो सिंपल सी बात है, जो किरणें P पॉइंट पर मिल रही थी अगर आप बीच में लेंस रख देंगे तो उनको और अधिक संकुचित करेगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो नज़दीक शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें इसका ठीक उल्टा होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, फैलाने का काम करता है। तो डेफिनेटली अपने पास में इसमें जो P का मान P पॉइंट आएगा वो इस 12 सेंटीमीटर से आगे की ओर
मिलेगा। यानी अपने को जो वैल्यू आएगी वी की वो 7.5 और 12 सेंटीमीटर दोनों से बड़ी और आगे की ओर मिलेगी। चलो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अपन लोगों को बोला गया है कि ये जो आपका कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब साइन कैसा लेना है अपने को, नेगेटिव लेना है। वही लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू इसके लिए भी कितनी होगी, प्लस के 12 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस के 16 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/12। अगर इस 1/12 को आगे की साइड अपन ट्रांसफर करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपने पास में 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइनस 1/16। अपन लोग इसका अगर एलसीएम देखते हैं तो 48 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो आपके पास में जो 1/v की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/48 और v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि ये जो 12 सेंटीमीटर है उससे कई गुना बड़ी अपने को डिस्टेंस मिला है, बड़ी दूरी मिली है। तो इसमें किरणें जो है वो दूर जा करके किसी पॉइंट पर मिलेगी, जिससे अपन लोग क्या कहेंगे, पी की एक नई पोजीशन या पी डेस बोल देते हैं अपन लोग। मे भी आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो आप इसे जल्दी से नोट भी कर लीजिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9.9 के ऊपर। क्या है 9.9 नंबर न्यूमेरिकल अपने पास, An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है 3 सेंटीमीटर और एक कॉनकेव लेंस है उससे 14 सेंटीमीटर उसके फ्रंट में रखा हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो गया, माइनस के 14 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ कैसा है, -21 सेंटीमीटर। माइनस का इसलिए लिया अपन लोगों ने क्योंकि हमारे पास कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब आगे इसके अंदर आप लोगों से पूछा क्या गया, ये तो वो डेटा है जो आप लोगों को दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। इसमें दो बातें पूछी है, एक तो आपके पास जो इमेज बनेगी उसकी पूरी जानकारी दो, डिस्क्राइब करो इमेज के बारे में, और दूसरा अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेकर जाते हैं तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं लेंस फॉर्मूले की हेल्प से। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू है -21, 1/v माइनस, और ये वाला भी क्या है माइनस, ये हो जाएगा +1/u। u की वैल्यू सॉरी अपन पुट कर देते हैं, कितनी है 14। ये इस तरफ ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/21 माइनस 1/14। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 42। आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -2 -3। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 42 एंड v इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई -5। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8.4 सेंटीमीटर। अब देखो v की वैल्यू कैसे आई आप लोगों के पास में, नेगेटिव। और अगर लेंस के केस में v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट है। अब साइज कैसी है उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि आपने दर्पण के केस में बताया था कि अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और यहाँ नेगेटिव आते ही आपने क्या कह दिया कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल। ऐसा क्यों, अपन समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू h/h इज इक्वल्स टू v/u। अब आप ध्यान से देखना, v की वैल्यू आपके पास नेगेटिव, u की वैल्यू आपके पास नेगेटिव, तो m की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि आपके पास में इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। अब m की वैल्यू पॉजिटिव होने पर ही अपने पास वर्चुअल इमेज क्यों बनती है, तो ये बात भी अपन समझ सकते हैं। m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं कि जो रियल हाइट होती है वो हमेशा, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है।
तो रियल इमेज के केस में अगर H पॉजिटिव होगा तो H डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आपके पास M की वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, तो H डैश और H दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, तो आपके पास M की वैल्यू भी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। जब M की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप मान लेना कि आपके पास जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। अब अपन लोगों ने इमेज के बारे में बता दिया कैसी है, सीधी है। अब साइज की चर्चा और कर लेते हैं। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, H डैश अपॉन H की वैल्यू अपने पास में दी हुई है 3, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -42 अपॉन 5, -42 डिवाइडेड बाई 5, और U की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड में क्या रहेगा, 14 रहेगा। जब आप देखेंगे 14 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 14 से, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। H डैश ये 3 अगर आगे की ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से H डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। H डैश क्या है, इमेज का हाइट, वो कितना, 1.8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो अपन देख करके बता सकते हैं कि इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और स्मॉल इन साइज। अब जो लास्ट थिंग आपसे पूछी है उसका अपन लोग आंसर देखते हैं। आप लोगों ने सभी ने इमेज की फॉर्मेशन देखी होगी। आप देखते हैं कि कॉनकेव लेंस की सिचुएशन में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट पर बनती है। ओके, और आप देखते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर न होकर के किसी बीच के किसी डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप लोगों के पास में जो इमेज बनती है वो ऑप्टिकल सेंटर और जो आपका फोकल पॉइंट है उसके बीच में बनती है। अब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो फोकल पॉइंट पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग दूर जाएंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज जो होगी वो फोकल पॉइंट की ओर जाएगी, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, फोकल पॉइंट पर जा सकती है। ओके, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर। मे भी आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग 9.10 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उस पर चर्चा करते हैं। बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या पूछा गया है इसमें एक बार जानते हैं। What is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter? Is the system a converging or diverging lens? Ignore thickness of lens. आपको बोला गया है कि आपके पास दो लेंसेस हैं। एक तो है आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस, एक कौन सा लेंस है अपने पास में, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है अपने पास में कॉनकेव लेंस, दूसरा है अपने पास में कॉनकेव लेंस। दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं और इनकी फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखी है कि पहला अपन F1 मान लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, तो वो है 30 सेंटीमीटर, और दूसरा अपने पास में कॉनकेव है उसके लिए दे रखा है -20 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि इन दोनों की फाइनल, दोनों की मिलाने पर कॉन्टेक्ट के कारण जो फोकल लेंथ बनती है वो फाइंड आउट करो, और उस फोकल लेंथ के बेसिस पर आप जज करो कि जो सिस्टम अपने पास मिल रहा है वो कन्वर्जिंग मिल रहा है या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब एज ए कॉन्वेक्स लेंस वर्क करेगा या फिर एज ए कॉनकेव लेंस वर्क करेगा। इनकी थिकनेस को आप लोगों को नगण्य मानना है। ऐसी पोजिशन के अंदर आप लोगों को बोला गया है कि फाइनल फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, तो वो है 1/f = 1/f1 + 1/f2। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपन लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वो आएगी 1/f = 1/30 - 1/20। एलसीएम आपके पास 60, तो 2 और ये माइनस में 3, तो यहाँ से 1/f = -1/60 और f = क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। आपके पास इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ मिलेगी वो मिलेगी -60 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपको मिली है नेगेटिव, और नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सिस्टम है वो एज ए कॉनकेव लेंस वर्क करेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह वर्क करेगा। ओके, आप इसे एक बार जरा नोट कीजिए।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है जो कि 9.11 वाला है, थोड़ा लेंथी भी है। अच्छे से इसके सारे स्टेप्स को आप कवर करेंगे और जैसे जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ, जो जो वैल्यूज जो डेटा अपने को दे रखी हैं वो मैं राइट कर रहा हूँ, जो चीज़ अपने को पूछी गई है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सोल्व करने से पहले एक बार आप खुद से ट्राई करना कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है A compound microscope consists of an objective lens and of focal length 2 cm and eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm। आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग जानते हैं दो लेंसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जिसकी फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखी है 2 सेंटीमीटर और एक होता है अपने पास में आई पीस, उसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर। और अपने को क्या बोला गया है कि दोनों को सेपरेट किया गया है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, जिसे अपन लोग ट्यूब लेंथ कहते हैं। और इस ट्यूब लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो अपन ने पढ़ा है V0 प्लस UE, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो ट्यूब लेंथ के इक्वल होता है। अब आप लोगों को इसके बाद में पूछा क्या है वो देखते हैं अपन लोग। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एट इनफाइनाइट, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। अब आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, और वो भी दो केसेस के अंदर। कौन कौन से केस? फर्स्ट केस जब आपके पास में फाइनल इमेज कहाँ बने, जो लिस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन का, जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है -25 सेंटीमीटर, इसके लिए। और दूसरा केस आपको कहता है जब VE आपके पास कितना हो, इनफाइनाइट। अब U0 के अलावा आप लोगों से किसकी वैल्यू और पूछी है, वो है मैग्नीफाइंग पावर M की। तो अपना टारगेट सबसे पहले क्या रहेगा, U0 की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब U0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F0 की वैल्यू दी हुई है, अगर कहीं से V0 की वैल्यू मिल जाए तो अपन लोग बड़ा ही इजीली U0 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। अब आप अपन यहाँ देखते हैं कि L की वैल्यू दी हुई है, अगर UE की वैल्यू मिल जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, V0 की वैल्यू। अब UE की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, आप देखिए मैं फर्स्ट केस को यहाँ अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट केस के लिए VE की वैल्यू क्या है आपके पास, -25 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर। तो आप लोग बड़ा इजीली यहाँ से UE की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। हम जानते हैं 1/FE = 1/VE - 1/UE। इस 1/UE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने लिख दिया 1/UE = 1/VE, और ये इस तरफ आ जाएगा तो -1/FE। वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/-25 सेंटीमीटर, माइनस का साइन, और जो आपके पास फोकल लेंथ है वो कितनी है, माइनस में 6.25। अब अपन लोग अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, देखो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उस केस के अंदर आपके पास आ जाएगा -1/25 और -100 डिवाइडेड बाई 625। आप इसका LCM दे सकते हैं, 625 अपने पास आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आएगा 25, और माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देते हैं, और इससे 1 टाइम होगा तो आपके पास आ जाएगा 100। यहाँ से आपके पास में जो 1/VE की वैल्यू UE की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -125 डिवाइडेड बाई 625। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, यानी UE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 सेंटीमीटर। ओके, अगर UE की वैल्यू -5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं L की वैल्यू कितनी है, 15। V0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, UE का मोड लगा दीजिए तो आपके पास कितना है, 5। तो यहाँ से V0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखो V0 की वैल्यू भी है
आपके पास एफ नोट की वैल्यू भी है, तो आप लोग यू नोट की वैल्यू बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हम जानते हैं, ठीक ऐसे ही फॉर्मूला ये वाला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। 1/u नोट इज इक्वल्स टू 1/v नोट माइनस 1/f नोट। 1/v नोट की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितनी आई है आपके पास में 10, माइनस f नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो 1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 माइनस का साइन और ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, तो आपके पास 1/u नोट बराबर आ जाएगा माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ से आपके पास जो u नोट की वैल्यू आएगी, अपन इसको ज़रा उल्टा कर देते हैं, तो अपने पास u नोट की जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 10 माइनस में डिवाइडेड बाई 4, तो u नोट इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में आप लोगों ने u नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या रह गया आपके पास m। अब आपके पास जो m का फॉर्मूला होता है फर्स्ट केस के लिए, जब आपके पास फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी -25 सेंटीमीटर पर, उसके लिए फॉर्मूला होता है -v नोट अपॉन u नोट 1 + d अपॉन fe। आपको बताया मैंने अच्छे से, इस फॉर्मूले में आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये फॉर्मूला खुद साइन कन्वेंशन यूज करके एक स्पेसिफिक केस के लिए डिराइव किया गया है। ओके, तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने साइंस यूज किए हैं। -v नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है देखेंगे जरा 10 सेंटीमीटर। u नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है -2.5 सेंटीमीटर, और v नोट की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 10। ये आपके पास में कितना आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। 1 + d की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास में, तो आपने बता दिया कि हमारे पास d की वैल्यू 25 है, और आपके पास में जो fe की वैल्यू है वो कितनी है भाई, वो आपने बता दिया 6.25 है। इस सिचुएशन के अंदर अगर अपन लोग वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अगर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और आप यहाँ से देखेंगे तो 1 + 6.25 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 4 × 5, m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। यानी आपके पास यहाँ से जो m की वैल्यू आने वाली है वो कितने आने वाली है 20। अब अपन लोग सेकंड केस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास VE यानी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पर बन रही है। जब आपके पास, मैं सेकंड केस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, जब आपके पास फाइनल इमेज जो होती है वो अगर इनफाइनाइट पर बनती है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट पर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि UE और FE दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल, और FE की वैल्यू आपके पास कितनी है 6.25 सेंटीमीटर। आप ये वाली वैल्यू अगर इस L वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास V नोट की वैल्यू आ जाएगी 15, और ये U की वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे तो -6.25, तो आपके पास में जो V नोट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 - 6.25, तो 15 V नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8.75 सेंटीमीटर। अब V नोट की वैल्यू आ गई तो आप U नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो अपने पास में 1/u नोट का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया था 1/v नोट। V नोट की वैल्यू कितनी है 1/8.75 माइनस का साइन। F नोट की वैल्यू कितनी है, तो आप लोगों ने लिख दिया 1/2। आप अगर इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई 8.275 है, पॉइंटों में डिजिट है, इसको इजी करने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 875 -1/2। अब आप अगर यहाँ से थोड़ा सा कट करना चाहें तो आप अगर इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो 100 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 75 3 टाइम्स, उसके बाद में 12 हो गया, 5 हो गया 35 -1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसका LCM आप ले सकते हो 70, ये आ जाएगा 8, 35 को 2 टाइम्स तो 8 हो गया, और माइनस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 35, वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो यहाँ से कुल मिलाकर के आपके पास में जो U नोट की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे
तो आपको मिलने वाली है वो माइनस का साइन लगाओ और 70 ऊपर चला जाएगा और 70 ऊपर गया और नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 27। तो जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी 2.6, अप्रोक्सीमेट 2.6 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, यू नोट की वैल्यू आ गई। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एम मैग्निफिकेशन। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेकंड केस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई। अब अपन ये वाली वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे जरा, इक्वल का साइन माइनस वी नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है 8.75 डिवाइडेड बाई आपके पास यू नोट की वैल्यू कितनी है 70 डिवाइडेड बाई 27। इसके आगे माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन है 70/27। 70 कहाँ आ गया नीचे, 27 कहाँ चला गया ऊपर। अब उसके अलावा डी की वैल्यू कितनी है 25 और आपके पास जो एफ ई की वैल्यू है वो कितनी है, वो है अपने पास में 6.25। अपन यहाँ छोटी सी एक गलती कर रहे हैं दोनों के अंदर। अपन ने कहा था कि अपने को इन फॉर्मूलों में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी, लेकिन अपन लोगों ने जो यू नोट की वैल्यू पुट की है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट कर दी है, तो वो अपने को पुट नहीं करनी थी। तो ये माइनस का साइन हटेगा, तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। और यहाँ भी आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है, और मैंने इसका कारण भी आपको बताया है कि क्यों यहाँ साइन कन्वेंशन अपन लोग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं तो अपन यहाँ से क्या देखेंगे कि ये जो 8.75 और ये जो 70 है, 70 को अगर आप 35 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप अलग से आराम से डिवाइड करके देख लेना, बड़ा ही सिंपल सा वैल्यू आएगी 0.25। अब आप देख सकते हैं अपने पास ऊपर क्या है वैल्यू 25 और नीचे कितनी है 6.25। 6.25 को 1 टाइम 6.25 से और 25 से कितना हो गया 4 टाइम्स, 2 1 टाइम और ये 2 टाइम्स। ओके, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास में 0.25 इंटू 27 इंटू में 2। आप अगर 25.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 27। 0.5 का मतलब हाफ, और 27 का हाफ कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में m इज इक्वल्स टू 13.5। तो ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी u नोट और m की। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया ये आपको दे दिया। आप लोगों से पूछ लिया क्या कि यू नोट और एम की वैल्यू फाइंड आउट करो कौन से केसेस के अंदर, जब फाइनल इमेज कहाँ बने -25 सेंटीमीटर पर, और सेकंड केस में कहाँ बने वीई इनफाइनाइट, यानी आपके पास कहाँ बन जाए इनफाइनाइट पर। तो इस सिचुएशन के अंदर आप लोग चाहते क्या है, यू नोट की वैल्यू फाइंड आउट करना, एफ नोट आपके पास है, अगर वी नोट मिल जाए तो आपका काम बन सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वी नोट मिल सकता है कब, जब यूई की वैल्यू मिल जाए, और यूई की वैल्यू अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एफ ई की वैल्यू दी हुई है, वीई की वैल्यू दी हुई है, तो यूई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों केसेस में अपन लोगों ने यूई की वैल्यू फाइंड आउट की और इससे अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, वी नोट की। वी नोट की वैल्यू से हम लोगों के पास में एफ नोट पहले से था तो अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, यू नोट, और उनकी हेल्प से अपन लोगों ने एम की वैल्यू दोनों बार निकाल ली। और यहाँ जो साइन आने वाला है वो किसका आने वाला है, माइनस का। माइनस का साइन क्यों आता है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके बारे में आप जानते हैं, वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट तो होता है ऊपर की ओर, जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की ओर, जो आपके पास इमेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव मेजर करोगे तो नीचे वाले को नेगेटिव करोगे, तो एम की वैल्यू ऑलवेज कैसी मिलेगी, नेगेटिव। मे भी आपने इसको बेहतर समझा होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एक और अच्छा न्यूमेरिकल है 9.12 नंबर वाला। क्या दे रखा है इसमें, अपन एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्सन विथ ए नॉर्मल नियर 0.25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
आपके पास एक प्रश्न है जो 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज हो तो उसको अच्छे से देख सकता है और वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करता है। तो ये बात अगर बताई गई है तो यहाँ इसका मीनिंग ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस लेंस बनाता है। तो आईपीस लेंस के लिए जो आपके पास इमेज डिस्टेंस होना चाहिए वो उस व्यक्ति जो व्यक्ति देख रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका मीनिंग यही है कि फाइनल इमेज आप लोगों को जो आईपीस से बनाते हो वो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनानी है। तो ये वी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। और इसके अंदर दे रखा है ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके बारे में बता रखा है, विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है 8 मिलीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। क्या हम एक यू नोट की वैल्यू आपको दे रखी है -9 मिलीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको भली भांति कौन देख पाता है, हमारा जो पर्सन है वो उसको अच्छे से फोकसित कर पाता है। जो कहाँ रखा हुआ है 9 मिलीमीटर डिस्टेंस पर, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से। आप लोगों को आगे क्या बोला गया है इसके अंदर, What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of microscope। एक तो आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वी नोट प्लस क्या होता है यूई। ये फॉर्मूला है अपने पास, और एल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपको एम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वी नोट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो देखो यू नोट की वैल्यू दे रखी है, एफ नोट की वैल्यू दे रखी है, तो वी नोट की वैल्यू अपन लोग लेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। 1/f नोट इज इक्वल्स टू 1/v नोट -1/u नोट। अगर ये u नोट आगे की ओर जाएगा तो हमारे पास 1/v नोट इज इक्वल्स टू 1/f नोट -1/ क्या आ जाएगा +1/u नोट। आप लोग वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 1/8 -1/9। आप लोगों के पास में 1/v नोट इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 9, ये माइनस में 8, तो v नोट की वैल्यू आपके पास आएगी 72। 9 - 8 कितना हो गया 1/72। आप इसे ठीक उल्टा करोगे तो 72, और ये क्या आ जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि ये वाली वैल्यूज किस में दी हुई है सेंटीमीटर में, तो आपके पास में v नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अपन लोग फाइंड आउट करते हैं यूई की वैल्यू। अब यूई के केस में एफ ई और वी ई की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE -1/UE। यूई को इस तरफ ले आते हैं और एफ ई को इस तरफ ले चलते हैं, तो 1/UE इज इक्वल्स टू 1/VE -1/FE। 1/VE की वैल्यू कितनी है 25, वो भी किस में माइनस में, -1/FE की वैल्यू कितनी है 2.5। कितनी देर की आपको 2.5। यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 25 आ जाएगा, ये -1 और ये 10 टाइम्स तो -10। तो यहाँ से आपके पास में यूई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 डिवाइडेड बाई 11, और वो भी किस में माइनस में। तो यूई की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2.27 सेंटीमीटर। 2.27 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन बड़ा इजीली एल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी वी नोट प्लस यूई। एल इज इक्वल्स टू वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.2 सेंटीमीटर, और हमारे पास यूई की वैल्यू है 2.27 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेपरेशन, दोनों जो आपके लेंस है उनके बीच का डिस्टेंस। अब उसके बाद में हम लोग M की अगर बात कर लें, तो जब आपके पास फाइनल इमेज
25 सेंटीमीटर पर बनती है तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, -V0 अपॉन U0 1+D/FE। ओके, अब यहाँ साइन कन्वेंशन का भी यूज करनी नहीं है। V0 की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने फाइंड आउट की थी V0 की वैल्यू हमारे पास में आई थी 7.2 सेंटीमीटर और अपने पास में U0 की जो वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर और U0 की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी दी हुई है, 9 मिलीमीटर। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 सेंटीमीटर, तो ये बन गया पॉइंट में 9, 1+25 डिवाइडेड बाई 2.5। आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 8, 1 प्लस ये कितना है 10 टाइम्स, तो 10 यहाँ से 8 × 11, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 88। ये अपने पास में क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर। ओके, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 9.13 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें अपने को दे रखा है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and the eyepiece? आप लोगों को एक टेलीस्कोप दे रखा है और उस टेलीस्कोप का जो आईपीस लेंस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 144 सेंटीमीटर और जो आपके पास में आईपीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा क्या है इसमें, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है -F0/FE। आप लोग लिख सकते हैं 144 डिवाइडेड बाई 6। m की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 2 4 4 24। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। अगर हम लोग m को मोड बना देते हैं, मोड में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी, प्लस में 24। अब ये माइनस में वैल्यू क्यों आती है, तो वही सिंपल लॉजिक है। ऑब्जेक्ट होता है ऊपर की ओर और इमेज होती है नीचे की ओर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एक नीचे, तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर कैसा आएगा, उसका नेगेटिव आएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई मैग्नीफाइंग पावर की। उसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ और पूछ रखी है कि ये जो लेंस हैं आईपीस और ऑब्जेक्टिव, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। बड़ा सिंपल है, टेलीस्कोप के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है L बराबर होता है F0 + FE। तो यहाँ से L बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 144 + 6, देन L = 150 सेंटीमीटर। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन था, आप इसे जल्दी नोट करें। न्यूमेरिकल नंबर 9.14 वाला है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये न्यूमेरिकल टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट को समझाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टेलीस्कोप को अंडरस्टैंड करने में। इसका फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी सा दे रखा है, वो क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 मीटर। आपके पास जो टेलीस्कोप है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 15 मीटर है। If the eyepiece lens focal length 1 सेंटीमीटर is used, जो आईपीस लेंस है उसका फोकल लेंथ है अपने पास 1 सेंटीमीटर और इसमें पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या है अपने पास में, m = -F0/FE। बड़ा सिंपल है, अपन लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया भाई। FE की वैल्यू सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो इसको भी अपन लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1500 डिवाइडेड बाई 1, देन m की वैल्यू अपने पास में -1500 और मोड मिलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, +1500। ये तो बात हो गई इसके फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अपन समझेंगे। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अपन इस टेलीस्कोप की हेल्प से मून को देखते हैं और
ये जो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उस मून का जो इमेज बनाता है उसका डायमीटर या उसका साइज जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। और इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स दी हुई है वो बता देता हूं। द डायमीटर ऑफ द मून इज 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जो डायमीटर ऑफ मून है, यानी मैं कह सकता हूं इसमें h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। भाई अगर आप लोगों ने टेलीस्कोप को अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकल पॉइंट पर बनती है। और ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने टेलीस्कोप के केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी निकाली है, h/f0। यस और नो? मे भी आपने इतनी निकाली होगी अगर डेरिवेशन किया है तो, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से तो अपन लोग जो हमारे पास इमेज का साइज है उसे एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अपन ने क्या लिख दिया, एच डैश। इस फॉर्मूले से तो एच डैश फाइंड आउट करना पॉसिबल है नहीं, तो अपन क्या करें। देखो इसी टाइम पर अगर मैं उस मून को मैं देखता हूँ, अर्थ पर खड़ा हूँ, टेलीस्कोप मेरे पास पड़ा है, मैं ही टेलीस्कोप से देख रहा था, अब मैं मून को देखता हूँ तो डेफिनेटली जो मून है वो मेरी जो आंखें हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई एंगल बनाएगा। अब वो टेलीस्कोप से भी बहुत दूर है और मेरे से भी बहुत दूर है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है अप्रोक्स उतना ही उसके लिए है और उतना ही मेरे लिए है। तो मेरी आंखों पर जो एंगल बनता है उसके लिए अपन लोगों ने एक फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, यहाँ मान लीजिए एंगल अल्फा बन रहा है, ये रेडियस होती है r, और ये अपने पास में डायामीटर ऑफ मून है जिसे अपन लोग कहते हैं आर्क। तो अपने पास में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल की वैल्यू अपने पास में, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, एंगल की वैल्यू कितनी है अपने पास अल्फा, और आर्क कितना है अपने पास h, रेडियस कितनी है स्मॉल r। अल्फा इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। अब आप लोग इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड वाली जो इक्वेशन है उससे अपन लोग कंपैरिजन या कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एच डैश की। इस टाइम पर एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि सर अल्फ़ा की वैल्यू इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, तो अपन लोग टेलीस्कोप को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो भाई टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं और आपकी आंखों में कितने हैं, 1 लेंस। तो डेफिनेटली दूसरा लेंस ऐसा तो है नहीं आप यहाँ से कोई अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। कितने लेंस चाहिए, 2 लेंस, 2 आपकी आंखों में है नहीं, तो टेलीस्कोप रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। फिर इसकी दूसरी एक और ख़ास बात कि उस मून का जो आपकी लेंस ने इमेज बनाया है उसमें और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो जो इमेज बनाता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा होता है, शेप बड़ा होता है, तो वो जो नंबर ऑफ रेज होती है उनको ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ रेज उसके ऊपर इंसिडेंट हो पाती है। और आपके लेंस की साइज़ बहुत छोटी होती है तो इसके ऊपर बहुत कम रेज आती है। अब ज़्यादा रेज आएगी तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो इमेज बनने वाली है वो ज़्यादा शार्प बनने वाली है, ज़्यादा सुस्पष्ट बनने वाली है। और अगर कम रेज होगी तो थोड़ी सी अपने पास में ब्लर सी इमेज बनेगी। यस और नो? तो ये एक और मेजर कारण है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास एच डैश डिवाइडेड बाई एफ नोट की वैल्यू है अपने पास में 15 इज इक्वल्स टू 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। एच डैश इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूँ 348। ये जो 0.2 मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया है वो मैं इसमें से कम कर दूंगा तो 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3.8 को मैंने लिख दिया 38 इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा 7, और ये 15 आगे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब आप लोग 38 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एच डैश इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू,
ये देखो 10 की पावर 4 तो ऊपर है और नीचे कितने 7, तो नीचे वाले 3 ज़्यादा हैं तो -3 इंटू 15। जब आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 135 एंड 0.1 से करेंगे तो अपने पास में एच डेज की वैल्यू आ जाएगी 136.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और एच डेज की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 0.1365 मीटर्स में तो आ जाएगी ये वाली वैल्यू। और अगर यही आपको सेंटीमीटर में लेना है तो आ जाएगा 13.65 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद है टेलीस्कोप के बारे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन की हेल्प से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की है। अब वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है तो अपन आगे के न्यूमेरिकल्स आगे वाले लेक्चर में शूट करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।